स्वागत है आप सभी को। आज बात करते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रिया। अभी तक आप सभी को जो है ज्योग्राफी में चैप्टर 4 तक ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, बढ़िया तरह से आप लोग समझ चुके हैं। आज बात करना है ज्योग्राफी के चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रिया। ज्योग्राफी के चैप्टर 5 में क्या पढ़ना है आज? प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं, जैसे मानव क्रिया, आर्थिक क्रिया, सभी के बारे में आज पढ़ना है। तो पहले समझते हैं हम कि मानव क्रियाएं क्या है। मानव क्रियाएं क्या है? मानव क्रिया से आप क्या समझते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है? मानव क्रिया क्या है? तो देखिए, मनुष्य अपनी आजीविका को चलाने के लिए मनुष्य अपनी आजीविका चलाने हेतु जिन कार्यों को करता है उस कार्य को मानव क्रिया कहते हैं। मनुष्य जो है अपनी आजीविका को चलाने के लिए, मनुष्य जो है अपने दैनिक जीवन में होने वाली सभी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो कार्य करता है उस कार्य को हम मानव क्रिया कहते हैं। फिर समझेंगे मानव क्रिया क्या है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, मनुष्य अपनी आजीविका अपने दैनिक जीवन में जो भी उसकी आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति हेतु जिन कार्यों को करता है, कोई भी कार्य हो जिससे वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता हो उस कार्य को हम मानव क्रियाएं कहते हैं। फिर समझेंगे मानव क्रिया क्या है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस कार्य को करता है उस कार्य को हम मानव क्रियाएं कहते हैं। या दूसरे शब्द में ऐसे लिखेंगे कि मनुष्य अपनी आजीविका चलाने हेतु जिन कार्यों को करता है उस कार्य को मानव क्रियाएं कहते हैं। मानव क्रिया को हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम है आर्थिक क्रिया। मानव क्रिया का एक और क्या नाम है? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या है? तो आर्थिक का मतलब समझेंगे। आर्थिक शब्द जो है अर्थ से बना हुआ है और अर्थ का मतलब होता है रुपया और पैसा। आर्थिक शब्द जो है अर्थ से बना हुआ है, जिसका आर्थिक शब्द जो है अर्थ से बना हुआ है जिसका अर्थ रुपया और पैसा होता है। तो आर्थिक क्रिया, क्रिया का मतलब कार्य। तो आर्थिक क्रिया क्या है समझेंगे। अब वह क्रिया या वैसी क्रिया जिससे उसे आय प्राप्त होती हो उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। वैसी क्रिया जिससे व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती हो वैसी क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, क्योंकि आर्थिक शब्द जो है अर्थ से मिलकर बना हुआ है और अर्थ का मतलब होता है रुपया और पैसा। तो वैसी क्रिया जिससे व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है वैसी क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे पशुपालन। पशुपालन, जब आप पशु पालते हैं तो आपको कोई ना कोई इनकम की प्राप्ति होती है, आपका आय का स्रोत बन जाता है, तो पशुपालन क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रिया कहलाएगा। मत्स्य पालन, मछली पालेंगे तो जिससे आप उसको सेलिंग करते हैं तो आय की प्राप्ति होती है, तो वह भी आपका आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कहे जाएंगे। वाणिज्य व्यापार, जो भी आप खरीद बिक्री करते हैं वो भी आपका आर्थिक क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। लकड़ी काटना, लकड़ी काटेंगे उससे भी आपको आय की प्राप्ति होगी। मिट्टी खनन, कृषि कार्य, उद्योग, परिवहन इत्यादि जो भी कार्य हो, एनीथिंग, कोई भी कार्य जिससे आपको आय की प्राप्ति हो, जिससे आपकी इनकम हो, जिससे आपको रुपया पैसा की प्राप्ति होती हो, उस सभी कार्य क्या कहलाएंगे? आर्थिक क्रिया कहलाएंगे। अब बात आते हैं कि आर्थिक क्रिया, मानव क्रिया या आर्थिक क्रिया को मुख्य रूप से 4 भागों में बांट दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है कि आर्थिक क्रिया को मुख्य रूप में कितने भागों में बांटे गए हैं। तो आर्थिक क्रिया को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे गए हैं। इसके 4 प्रकार हैं। फर्स्ट जो है प्राथमिक क्रिया है, प्राइमरी एक्टिविटीज। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि आर्थिक क्रिया क्या है। ऑब्जेक्टिव यहाँ भी बन सकता है कि जिस क्रिया से आय की प्राप्ति होती है उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो आर्थिक क्रिया होगा, ठीक ना। तो आर्थिक क्रिया को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे गए हैं। फर्स्ट आपका जो है प्राथमिक क्रिया, प्राइमरी एक्टिविटीज।
सेकंड आपका है द्वितीयक क्रिया, सेकेंडरी एक्टिविटीज। थर्ड है तृतीयक क्रिया, टर्टियरी एक्टिविटीज। और फोर्थ जो है आपका चतुर्थक क्रिया, क्वाट्रिनरी एक्टिविटीज। अब चारों का डेफिनेशन, चारों के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं समझते हैं। प्राथमिक क्रिया जो है वैसी क्रिया जिसमें व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता हो तथा जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मिट्टी खनन, लकड़ी काटना, आखेट इत्यादि आते हो, तो वैसी क्रिया को हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। फिर समझेंगे वैसी क्रिया, वैसी क्रिया जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता हो। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग यानी बिना प्राकृतिक संसाधन का वह प्राथमिक क्रिया कर नहीं सकता हो। प्रत्यक्ष रूप से वह मतलब कि वह एक तरह से प्राकृतिक संसाधन पर ही वह डिपेंड हो, निर्भर हो, तो वैसी क्रिया को हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। अब समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। देखिए, संसाधन पृथ्वी पर उपस्थित, आपसे यह पूछ सकता है कि संसाधन क्या है, संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो पृथ्वी पर उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं, उस सभी संसाधन के अंतर्गत रखे जाते हैं। जिससे हम अपनी आवश्यकता के लिए मार्कर का यूज़ किए, बोर्ड का यूज़ किए, जो भी चीज़ का हम अपने जीवन में यूज करते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वे सभी संसाधन के अंतर्गत रखे जाते हैं। संसाधन के उत्पत्ति के आधार पे, प्रोडक्ट के आधार पर जो है संसाधन के दो भाग हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो वह संसाधन या वैसी संसाधन जो मुझे प्रकृति से प्राप्त होती हो, जो मुझे प्रकृति से प्राप्त होती हो, वह सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत, जैसे भूमि, मिट्टी है, हवा है, प्रकाश है, पेड़ पौधे हैं, सभी जीव, सभी प्राणी, सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जो मुझे प्रकृति से प्राप्त होती हो। तो प्राकृतिक संसाधन का हम प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं, किसमें, प्राथमिक क्रिया में। कैसे, देखिए, तो पहले समझते हैं वैसी क्रिया जिसमें व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में करते हो, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्रत्यक्ष रूप में करते हो तथा जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मिट्टी खनन, लकड़ी काटना, आखेट इत्यादि आते हो, तो वैसी क्रिया को हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के अंतर्गत पशुपालन, पशु पालेंगे आप तो पशु जीव है, जीव कहाँ से हमें प्राप्त होती है, तो प्रकृति से प्राप्त होती है, तो प्राथमिक क्रिया ही कहलाएगा। सेकंड है आपका मत्स्य पालन, मछली पालेंगे, जो भी वो भी जीव है जो प्रकृति से प्राप्त होती है, वो भी आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। मिट्टी भी आपका प्राकृतिक संसाधन है। लकड़ी जो मुझे पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, वही आपका प्राकृतिक संसाधन के द्वारा ही जुड़ा हुआ है। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। पहले के समय व्यक्ति बहुत सारे शिकार करते थे और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, आजीविका चलाते थे, जैसे जीवों का शिकार करते थे। तो शिकार करेंगे जीवों का, जो जीव किससे प्राप्त होते हैं, तो प्रकृति से। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है और प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर डिपेंड है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। फिर समझेंगे वैसी क्रिया जिसमें व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप में उपयोग करता हो तथा जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, मिट्टी खनन इत्यादि आते हैं, वैसी क्रिया को हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे में आपको वही कृषि कार्य, आप कोई भी फसल उगाते हैं, सभी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत, यानी किसान कौन सी क्रिया करते हैं, तो प्राथमिक क्रिया करते हैं। कृषक जो हैं कौन सी क्रिया करते हैं, तो प्राथमिक क्रिया करते हैं। पशुपालन, जो व्यक्ति पशु पालेंगे वे सभी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ही आएंगे। मिट्टी खनन, मिट्टी खनेंगे जो व्यक्ति, वह प्राथमिक क्रिया करेंगे। आखेट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ बनता है, यहाँ पूछे हुए भी है क्वेश्चन कि आखेट कौन सी क्रिया है, आखेट कौन सी क्रिया है। आपके ऑप्शन मिलेंगे प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया। तो आखेट जो है प्राथमिक क्रिया है। एक बात और समझेंगे, प्राथमिक क्रिया को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, या प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहा जाता है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है,
तो कृषि क्षेत्र कहा जाता है। या किस क्रिया को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, या किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है? ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में टिक करेंगे, ऑब्जेक्टिव यहाँ बन सकता है। तो अब भी आप लोग पूरा समझे। अब बात करते हैं द्वितीयक क्रिया के बारे में। देखिए द्वितीयक क्रिया क्या है? तो वैसी क्रिया जिससे व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं करता हो, ने मूल रूप से वह प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड नहीं हो। तो वैसी क्रिया जिससे व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं करता हो तथा जिसके अंतर्गत उद्योग, कल कारखाने इत्यादि आते हों, तो उसे हम द्वितीयक क्रिया कहते हैं। फिर समझेंगे द्वितीयक क्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी क्रिया जिसके अंतर्गत जिसमें व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं, मतलब मूल रूप से वह प्रकृति पे डिपेंड नहीं है, और साथ में जिसके अंतर्गत उद्योग, कल कारखाने आते हैं, तो वो वैसी क्रिया को हम द्वितीयक क्रिया कहते हैं। जैसे कपास तथा रेशम से कपड़ा बनना, कपास से रेशम से कपड़ा बनाते हैं, तो वो कौन सी क्रिया है? तो द्वितीयक क्रिया है। आपसे ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ सकता है कि कपास से रेशम बनाना, कपास से रेशम बनाना कौन सी क्रिया है? तो कपास से रेशम बनाना द्वितीयक क्रिया है। या आपसे ऐसे पूछेगा लकड़ी से फर्नीचर बनाना कौन सी क्रिया है? तो ये द्वितीयक क्रिया है, क्योंकि सभी क्या है? मशीन पे डिपेंड है। खास करके इसकी कारखाने होती हैं, उद्योग होते हैं, इसलिए सभी द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आपका है तृतीयक क्रिया किसे कहते हैं? तृतीयक क्रिया क्या है? तो वैसी क्रिया जिसके द्वारा प्राथमिक या गौण उत्पादन की वस्तुओं को उपभोक्ता तथा उद्योगपतियों तक पहुंचाने के कार्य किए जाते हैं, तो उसे तृतीयक क्रिया कहते हैं। देखिए जो यातायात का कार्य करता हो, ले जाने तथा ले आने का कार्य करता हो, संचार का कार्य करता हो, सूचना पहुंचाने का कार्य करता हो, वे सभी तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। सेवा एक तरह से कह सकते हैं आप कि वैसी क्रिया जिसके द्वारा प्राथमिक या गौण उत्पादन की वस्तुओं को, अब जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, सभी वस्तुओं का एक कच्चा माल होता है। उस कच्चा माल को हम कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आते हैं? तो उस कच्चा माल को हम अपने परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएं, हम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, उद्योगपति तक पहुंचाते हैं, कल कारखाने तक पहुंचाते हैं, फिर वहां वो उस सामान का प्रोडक्ट हुआ, फिर उस सामान को हम प्रत्येक उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। तो ये सभी कार्य पहुंचाने का हो रही है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? तृतीयक क्रिया कहलाएंगे। फिर समझेंगे वैसी क्रिया जिसके द्वारा प्राथमिक या गौण उत्पादन की वस्तुओं को उपभोक्ता तथा उद्योगपतियों तक, यानी जब आप किसी प्रकार की वस्तु को उद्योगपतियों तक, यानी कल कारखाने, फैक्ट्री तक आप पहुंचाते हैं, फिर वहां से बने बनाए सामान को प्रत्येक उपभोक्ता तक, बड़े बाजार, छोटे बाजार, सभी बाजार तक आप पहुंचाते हैं, फिर वहां उपभोक्ता वहां से ले जाते हैं। तो ये सभी पहुंचाने के कार्य किए जा रहे हैं, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? हम तृतीयक क्रिया कहेंगे। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? तो वैसी क्रिया जिसके द्वारा प्राथमिक या गौण उत्पादन की वस्तुओं को उपभोक्ता तथा उद्योगपतियों तक पहुंचाने का कार्य किए जाते हों, तो वैसी क्रिया को हम तृतीयक क्रिया कहते हैं। जैसे में परिवहन, जितने भी गाड़ियां हैं, सभी यातायात की जो भी साधन हैं, सभी एक व्यक्ति या वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो क्या कहलाएंगे? तृतीयक क्रिया कहलाएंगे। संचार, आप जो हैं घर बैठे बैठे का बहुत तरह की आप जानकारियां लेते रहते हैं, सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं, तो ये सभी क्या हैं? संचार जो है तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। वितरण, वितरण का मतलब होता है बांटना। एक स्थान पर बहुत सारे व्यक्ति वहां पर पहुंचते हैं और अपनी आवश्यकता के लिए
जो भी उनकी आवश्यकता होती है उस चीज़ की डिमांड की और उनको वहाँ पर वह चीज़ मिल जाती है, या एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें बांटी जाती है। वितरण का मतलब है बांटना। तो वितरण कार्य ये क्या है? तृतीय क्रिया है। संस्थाएं, जो भी संस्थाएं सभी तृतीय क्रिया। अब ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा आपसे कि संचार निम्न में कौन सी क्रिया है? तो संचार कौन सी क्रिया है? तृतीय क्रिया है। ऑप्शन रहेगा अच्छा, उसमें से तृतीय क्रिया में टिक करेंगे। या पूछेगा वितरण कार्य, अनाजों का वितरण करना कौन सी क्रिया है? तो तृतीय क्रिया है। संस्थाएं कौन सी क्रिया है? तो तृतीय क्रिया। अब बात करते हैं, देखिए तृतीय क्रिया को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में किस क्रिया को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, या किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th के क्लास में कि तृतीय सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं, अब थोड़ा चेंज हुआ है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ये पूछ सकता है आपसे कि तृतीय क्रिया को ही सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा इसलिए कहते हैं कि आपको ये सेवा ही करता है, एक तरह से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया, आपकी हर प्रकार की वस्तु जो आपकी आवश्यकता के लिए है वो आपको घर तक पहुँचाया। तो इसलिए इसको सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। आपका नेक्स्ट है चतुर्थक क्रिया क्या है? चतुर्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो वैसे क्रिया जिसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष सेवाएं आती हैं। प्रत्यक्ष रूप से सेवा नहीं करते हैं पर अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं, जैसे हम आप लोग को अभी कर रहे हैं। वैसी क्रिया जिसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष सेवाएं आते हो तो उसे चतुर्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लेखक, जितने भी लेखक है, राइटर है, सभी चतुर्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। शिक्षणकार, जितने भी शिक्षक हैं, टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, वो सभी चतुर्थक क्रिया के अंतर्गत वो चतुर्थक क्रिया करते हैं। नेतागिरी, जो भी नेतागण हैं सभी चतुर्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अनुसंधान, जो खोज सर्च होने वाले जितने भी संस्थाएं हैं, कृषि अनुसंधान, विज्ञान से जुड़ा हुआ बहुत सारे है, तो ये सभी जो है चतुर्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। संगीतकार, जो भी गायकर लोग हैं सभी चतुर्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये सभी आप समझे। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्राचीन काल में मानव मुख्यतः दो कार्य के द्वारा अपनी जीवन निर्वाह करते थे। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि प्राचीन काल में मानव मुख्यतः कितने कार्यों के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे? प्राचीन काल में मनुष्य कि कौन कौन से कार्यों के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे? तो वह दो कार्य थे जिसके द्वारा वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। या ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि प्राचीन काल में मनुष्य कितने कार्यों को कर कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे? तो मुख्य रूप से माना जाए तो दो कार्य थे। फर्स्ट आपका है पशुओं को आखेट करके। फिर समझेंगे, आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। पहले के समय शिकार करना बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था। शिकार करते थे और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। तो पशुओं का आखेट करिए, क्या? पशुओं का शिकार करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना फर्स्ट रीजन, फर्स्ट कारण है, फर्स्ट है ये। दूसरा आपका है अपने नज़दीकी क्षेत्र के जंगलों से खाने योग्य कंद मूल एवं जंगली पौधों को एकत्र करना। जो भी उनके नज़दीकी जंगल थे, वन थे, वह जाते थे वहाँ पर और खाने योग्य जो भी फल फूल कंदमूल थे वो लाते थे और अपनी भोजन की पूर्ति के लिए उसको रखते थे और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। अब जंगली पौधों को एकत्र करना, जंगली पौधों को वहाँ से लाते थे। जो जलावन तो बाद में प्रचलित हुआ, उसके पहले जो है रहने के लिए या वो उसी के पत्ती वगैरह खाने के लिए, तो वो जो है जंगली पौधे का एकत्र करते थे और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। ये सभी आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे सभी क्वेश्चन बनेंगे। पहले आप ये एक बात समझेंगे कि पहले आप सभी से एक जो भी जहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सभी से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे मानव क्रिया से आप क्या समझते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा। आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, सेकंड क्वेश्चन बनेगा। फिर बनेगा आपका कि आर्थिक क्रिया को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटे गए हैं, तो फिर 4 प्रकार आप लिखेंगे। फिर उसका क्वेश्चन बनेगा प्राथमिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल।
फिर बनेगा आपका द्वितीय क्रिया से आप क्या समझते हैं, फिर पूछेगा आपसे तृतीय क्रिया से आप क्या समझते हैं, फिर क्वेश्चन बनेगा आपका चतुर्थक क्रिया से आप क्या समझते हैं। प्राचीन काल में मानव मुख्य रूप से किन किन कार्यों के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। प्राचीन काल में मानव किन किन कार्यों के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। तो ये सभी क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे सब्जेक्टिव और उसको हल करेंगे। फिर आपसे बनेगा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आर्थिक क्रिया के बारे में कि वह कौन सी क्रिया है जिससे आय प्राप्त होती है, तो इसका आंसर होगा आर्थिक क्रिया होगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। फिर बनेगा आपसे कि आर्थिक क्रिया को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटे गए हैं, तो इसका आंसर 4 होगा। फिर आपसे बनेगा यहाँ पर कि प्राथमिक क्रिया को क्या कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसमें से प्रत्येक क्रिया के ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन हमेशा बनेगा। जैसे बनेगा आपका कि आखेट कौन सी क्रिया है, आखेट कौन सी क्रिया है, तो प्राथमिक क्रिया है। या बनेगा आपका कि लकड़ी काटना कौन सी क्रिया है, तो प्राथमिक क्रिया है। मिट्टी खनन कौन सी क्रिया है, तो प्राथमिक क्रिया है। कृषि कार्य करना कौन सी क्रिया है, तो प्राथमिक क्रिया है। ये सभी से आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। फिर यहाँ भी ऐसे बन सकता है कि द्वितीय क्रिया बनेगा ऑब्जेक्टिव ऐसे, कपास तथा रेशम से कपड़ा बनना, कपास से कपड़ा बनाना कौन सी क्रिया है, तो द्वितीय क्रिया है। लकड़ी से फर्नीचर बनाना कौन सी क्रिया है, तो द्वितीय क्रिया है। किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, ये किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो वह कौन सी क्रिया के अंतर्गत आएगा, तो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत। क्योंकि जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है सभी कल कारखाने फैक्ट्री में होते हैं, उद्योग कल कारखाने के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, द्वितीय क्रिया कहलाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। अब यहाँ बनेगा तृतीय क्रिया में कि किस क्रिया को या किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तो तृतीय क्रिया को या तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि संचार निम्न में कौन सी क्रिया है, तो संचार निम्न में कौन सी क्रिया है, तृतीय क्रिया है। फिर वितरण कार्य करना कौन सी क्रिया है, तो तृतीय क्रिया है। अब बनेगा चतुर्थक क्रिया के अंदर इसमें कि लेखन कार्य करना कौन सी क्रिया है, तो चतुर्थक क्रिया है। कोई भी नेता अपने प्रजा की या कोई भी राजा अपनी प्रजा की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं या प्रजा के आवश्यकता की पूर्ति करते तो वह कौन सी क्रिया करते हैं, तो ये आपका चतुर्थक क्रिया है। या एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को पढ़ाते हैं वह कौन सी क्रिया है, तो चतुर्थक क्रिया है। तो ये संगीतकार एक व्यक्ति गीत गाते हैं वह कौन सी क्रिया है, तो चतुर्थक क्रिया है। ऑब्जेक्टिव ऐसे आप बना सकते हैं। यहाँ बनेगा प्राचीन काल में मानव मुख्य रूप से कितने कार्यों कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, मुख्य रूप से माना तो 2 हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे आपका टॉपिक होगा पशुपालन के बारे में। पहले पशुपालन किस विधि द्वारा करते थे लोग, उसके बाद पढ़ेंगे कृषि के बारे में, कृषि किसे कहते हैं, कृषि क्या है और कृषि के टाइप्स सभी पढ़ेंगे। और फिर आपको अगले वीडियो में देखिए, आज बात करते हैं कि हमें बताया जाता है कि जब जब पूरे विश्व में समस्या आई है उस समस्या को एक ही नियम के द्वारा हल किया गया है। वह नियम है अध्यात्म। अध्यात्म जो है बताया जाता है कि हर समस्या का हल अध्यात्म है। अध्यात्म के द्वारा विश्व की प्रत्येक प्रकार की समस्या हल की जा सकती है। यह बात हमें इतिहास ही बताती है कि जब जब विश्व में समस्याएं आई हैं उस समस्या का हल अध्यात्म के द्वारा ही हुआ है। अध्यात्म यानी अध्ययन कार्य के द्वारा ही हम हर प्रकार की समस्या को हल कर सकते हैं। इसीलिए अध्ययन कार्य को रोकना सही नहीं है। जैसे हो अध्ययन कार्य को जारी रखें, क्योंकि लॉकडाउन जो है पूरे देश में लगा हुआ है, राज्य में लगा हुआ है, पर कॉपी किताब और धार्मिक ग्रंथ में नहीं लगा हुआ है। घर बैठे बैठे हम अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें भी सफलता मिलेगी और
एक जो समस्या है उस समस्या का हल भी होगा। देखिए घर में देखिए लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, यह नहीं मतलब कि लॉकडाउन का मतलब है कि घर में रहे, घर में है तो लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन का मैं पालन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। लॉकडाउन का अर्थ यह भी है कि घर में तो रहें ही, साथ में घर में रहकर सुरक्षित और स्वस्थ भी रहें। घर में रहकर सुरक्षित और स्वस्थ रहें, तभी आप लॉकडाउन का सही पालन कर रहे हैं और तब आप राष्ट्र हित में लगे हुए हैं। इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, संयम बरतें और देश को कोरोना से बचाएं। क्योंकि पहले देश मेरा अंग्रेज से गुलाम था, पहले देश मेरा अंग्रेज से गुलाम था, आज मेरा देश कोरोना से गुलाम है। पहले के जो क्रांतिकारी थे वो हथियार से लड़े और अंग्रेज से हमारे देश को बचाएं। आज जो है देश को कोरोना से बचाएंगे और आज हथियार से नहीं लड़ना है, आज युद्ध क्षेत्र में नहीं जाना है, आज घर में रह करके संयम बरतना है, एक दूसरे की बीच में सही बर्ताव करना है, स्वच्छता को अपनाना है और पूरे देश को बचाना है।